आई थिंक एक तो अगर बासरक्ची साहब का स्टेटमेंट देखें, वो खुद आई थिंक इज नॉट रेडी टू कमिटेड। लेकिन मैं थोड़ा सा आई थिंक एनालिसिस करूंगा फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। एक तो पब्लिक रिटोरिक है जो आप देख रहे हैं, और वो जरूरी भी है। साफ ज़ाहिर इतनी बड़ी हॉस्टिलिटी रही पिछले 47 साल की, फिर दो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं पिछले 2 साल में। एक लंबी लड़ाई हुई कन्वेंशनल डोमेन में, और दोनों साइडों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसमें अगर आप देखें कि जब से सीज फायर हुआ है, उसके बाद कहते हैं शूटिंग वॉर नहीं हुई। सो ये आई थिंक सबसे बड़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि चीज़ें जो है वो शायद हल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं ठक ठुक हुई, कोई लेट से लाइट किस्म के अटैक्स हुए, लेकिन कोई मेजर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं हुई। और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का रोल है। जब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, सारी दुनिया को पता है कि उसमें तकरीबन $3 ट्रिलियन का ग्लोबल लेट से मार्केट्स को फायदा हुआ। दूसरा जो आई थिंक बड़ा फैक्टर है वो है कि इंटायर वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, इंक्लूडिंग जो रीजन है, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हों, हम लोग हैं, इवन भारत है, डिस्पाइट के वो एक और कैटेगरी में आते हैं जो खामखा चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे और पब्लिक उनकी सफर करती रहे। एंड देन यूरोपियन यूनियन है, बहुत बुरे हालात हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एंड देन आई थिंक तीसरा फैक्टर बड़ी पावर्स जो अदर देन यूएस हैं, चाइना और रशिया। रशियन फेडरेशन उनका अपना इंटरेस्ट है कि चीजें स्टेबलाइज हों, बिकॉज ईरान के अंदर ना सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट है बल्कि स्ट्रेटेजिक आप कह लें कोलैबोरेशन है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड दे वुड नेवर लाइक टोटली प्रो ज़ायनिस्ट को अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाए और फिर सारा यहाँ पे सिस्टम बदल जाए। और फिर आ जाते हैं मीडिएटर्स जो, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो तीसरा फिर फैक्टर आ जाता है डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन का, जो साफ ज़ाहिर है ट्रम्प साहब बीइंग हेड ऑफ अ सुपर पावर एंटर हुए वॉर में, और उसमें बबांगे दावे भी किए गए। और अब ये अगर आप देखें जब ऑब्जेक्टिव शुरू में ले किए गए थे और इस वक्त जो बात हो रही है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो साफ ज़ाहिर है इस लड़ाई ने भी आई थिंक कुछ लेसन दिए, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को आपने कन्विंस करना है। कितना खर्चा भी किया, इतने लॉसेस भी हुए, और सुपर पावर की क्रेडिबिलिटी को डेंट भी हो, तो अभी आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? बिल्कुल ठीक। फिर इजराइल का आ जाता है चौथा फैक्टर, जो ईरान के साथ डायरेक्ट उनका एक वो रहा है मुहासमा। उसमें अभी एक चेंजेस आ रही है कि कनेस्टेड के शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं, बिल मूव हो चुका है, और ये डिसॉल्व हो जाएगी उनकी असेंबली, और फिर 3 महीने अब इलेक्शन पीरियड में चले जाएंगे, आई थिंक सितंबर में होने। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो आई थिंक बड़ी लड़ाई से बचाएगा। तो उसके बाद डेफिनेटली एनर्जी प्रेशर है, इकोनॉमिक चोक होल्ड हुआ था। तो मेरे ख्याल में चीजें अमन की तरफ जा रही हैं। बाकी इट विल टेक अ वाइल, इसके अंदर आपको रेटोरिक भी नजर आएगा, पोस्टरिंग भी होगी, बट होपफुली चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, पोस्टिंग की आपने बात की है, जो मिडिल ईस्ट में अब हमें ममालिक हैं उनकी पोस्टिंग भी मुख्तलिफ इस तरह से दिखाई देती है कि कतर ने भी कहा है कि वो कुछ ख़ास दुरानिए के लिए जो ईरान का हक है आबनाए हुर्मस पर, उसको तस्लीम करते हैं और टैक्स वसूली को कबूल करेंगे अगर कोई ऐसा जो है फ्रेमवर्क पेश किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रांस की जानिब से भी जो हमने तशवीश शेयर की है अपने नाज़रीन के साथ, उसमें भी बताइएगा कि यूरोप में पोस्टिंग तब्दील हो रही है ममालिक की, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक तो यूरोप ने शुरू से ही ओनरशिप नहीं ली थी लड़ाई को, एंड दे वेरी प्रिसाइसली न्यू कि उनकी लड़ाई नहीं। मेनली इट वाज अ ज़ायनिस्ट वॉर, या आपके नेतन्याहू की लड़ाई कुछ कहते हैं, एप्सिल फाइल की लड़ाई थी। बट एनीवेज जो नियोकॉन्स हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं, ये उनकी लड़ाई थी। नियोकॉन्स और बेसिकली नियो कंजर्वेटिव जो बाय एंड लार्ज इजराइल को सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके। और उसमें ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे पीट हेग्सेथ है, इस तरह अलर्ट से उनके एडवाइजर्स में आप कह लें जो है लिंडसे ग्राहम है, बहुत ज़्यादा हॉकिश हैं। फिर माइक हकबी हैं इजराइल में, उनके लेट्स से एम्बेसडर हैं। एंड देन ऑफ कोर्स नीचे भी लॉबी होती है, फिर जूश लॉबी भी है, ज़ायनिस्ट लॉबी। तो ये दे वांटेड टू पुश एंड दे थॉट के मतलब कुछ इनसे निकल आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उस वॉर ने काफ़ी चीज़ें चेंज की। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि दे वांटेड टू पुश द रीजन टू द वॉर। लेकिन दूसरी साइड पे फिर ईरान ने आई थिंक एक जरूर हुआ है कि अच्छे तरीके से लड़ा है इसको, दे सफर्ड लॉसेस, लेकिन सुपर पावर को टेक ऑन करना बहुत बड़ी बात है। तो उससे फिर आई थिंक खत्ते में सारी सिचुएशन बदली है। अच्छा। और चीजें जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता भी रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगी। बाकी यूरोपियन यूनियन का अपने आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। अगर आप एनर्जी क्राइसिस देख रहे थे, एक नॉर्दर्न रूट था थ्रू रशिया यूक्रेन, एनर्जी कॉरिडोर था, वो बंद है। एक ही ये रूट रह गया था, लेट्स से मिडल रूट जिसको कहते हैं। फिर तो एक है कि आप साउथ से लें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सॉरी केप ऑफ गुड होप से होके जाएं ऊपर, या लेट्स अमेरिका से लें, उनको बड़ा महंगा पड़ता है। सो यूरोप इज सफरिंग अ लॉट। अभी अमेरिका में भी आई थिंक क्रंच है। इंडिया के आप देख लें इकोनॉमी की बुरी हालत है।
तो आई थिंक यूरोप का इंटरेस्ट रहा है और वो हमेशा JCPO में भी उन्होंने सपोर्ट किया था कि लड़ाई खत्म हो, बिकॉज उनका वाइटल इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक। अच्छा बघेल साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे इसराइल की, वो एक शुरू से सारे मामले में जो अमन मुआहिदा है, जो पीस टॉक्स है, उसके अंदर एक स्पॉइलर रहा है, उसका किरदार है। जो अब वाली हरकत है इसराइल की, जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान का जो 20% इलाका है उस पर कब्जा कर लिया और इतनी बड़ी तादाद में जो फोर्सेस की एंट्री हुई है, ये वाली सारी चीज़ इस अमन मुआहिदे पर, इस पीस डील्स पर या टॉक्स पर असरअंदाज किस हद तक होगी? आप किस तरह से देख रहे हैं? इजराइल का तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर, बेसिकली एंटाइटल्ड ज़ायनिस्ट हैं और इनको एंटाइटल वेस्ट नहीं किया हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी काफी मेजर शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज एक परसेप्शन बदली है। नेतन्याहू गिला कर रहा था इवन मेंशनिंग पाकिस्तान की, जी वहां से बैठ के, डिस्पाइट के अभी खुद क्लेम कर रहा है कि गजा पे हमने 50% कब्जा कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। लेबनान पे डिक्लेयर्ड पॉलिसी है एंड दैट हैज बीन देयर। And unfortunately, I always appeal to Christian community. I think 2 अरब की आबादी है कि अगर हजरत ईसा की लेट्स से जो शख्सियत है उस पर कोई हर्फ आता है, या हजरत मरियम की जो हमारे भी प्रॉफिट्स में आते हैं, तो फिर आप मतलब इतने अभी सॉरी टू से अभी कोई हार्ड वर्ड होगा, इतने हो चुके हैं कि मतलब यू कैन नॉट इवन स्टॉप देम। मतलब ओपनली आपके चर्चेस को वेंडलाइज किया जा रहा है, मुजस्मों को गिराया जा रहा है, ये आइकॉन्स हैं एंड द वे दे हैव बीन उस पे स्पिट करते हैं बड़ा ओपनली। तो ये आई थिंक क्रिश्चियन कम्युनिटी को, उनका साउदर वेस्ट में और फिर अमेरिका में आप देखें मेनली वही डोमिनेटेड है। दे शुड कम फॉरवर्ड कि इनफ इज इनफ, और ये जो है दे शुड नॉट बी अलाउड। तो मेरे ख्याल में इजराइल की पॉलिसी तो रही है, पहले भी लेबनान में उन्होंने एंट्रीज की हैं, बेसिकली सबरा और शतीला के कैंप्स में मैसेकर किया है। अभी भी आई थिंक 4000 के करीब कैजुअल्टीज हैं लेबनान में। गजा का जो हशर किया 7 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ किलोटन। ये दिस इज एंटाइटलमेंट। लेकिन आई थिंक जो डेंट लगा है ज़ायनिस्ट लॉबी को इन द लॉन्ग रन, इसमें इनके अपने जो बड़े आई थिंक थिंकर्स लाइक एशकलॉन हैं, इनके एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा था वी आर द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, एटलीस्ट इजरायली जब से इजराइल बना है, देन प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ अ नेशन। पिछले 6000 साल में 5000 साल में इतनी बुरी हालत नहीं हुई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी लेबनान पर अटैक हो रहे हैं, ये क्या लैंड एक्वायर करने के लिए, उसी ग्रेटर इसराइल के जो है अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए है, या फिर ये ईरान को एक तरफ से डेंट पहुंचाने के लिए है कि किसी न किसी तौर पर ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो खित्ते में एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने ना आए? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉक्सीज लेबनान के हवाले से अक्सर ईरान के जो बयान आते हैं कि अगर वो कोई सीज फायर हो, अगर जंगबंदी मुस्तकिल होगी तो उसमें लेबनान भी शामिल होगा। आई थिंक दोनों रीजंस हो सकती हैं। एक तो डेफिनेटली एक्सपेंशन है। पहले एक लिटानी रिवर था विच वाज आई थिंक 18-19 किलोमीटर है बॉर्डर से, ये समझा था जोन है उनका। अभी दे हैव क्रॉस्ड टू अनदर रिवर 40 किलोमीटर तक अंदर गए हुए हैं, और उसमें एक तो ये फैक्टर है जो एक्सपेंशन का है। गजा में आप देखें अभी क्लेम है नेतन्याहू का कि प्रॉब्ली दे आर लुकिंग 100% कैप्चर ऑफ गजा। तो इसका मतलब है कि ये ईस्ट वेस्ट जो है लेट्स से या नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है। दूसरा जो है आई थिंक हिजबुल्लाह इज अ फैक्टर। दे फील कि अगर ये इंटैक्ट रहती है, हालांकि इन्होंने अपने हिसाब से काफी डेंट किया है, लेकिन अभी भी आप देखें उनके ड्रोन अटैक्स हैं, दे आर कंटिन्यू। इसको इतना डिसमेंटल कर दिया जाए कि एज अ थ्रेट जो है ये ईरान का लेट्स से यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो खत्म किया जाए। तो ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पीसफुल एग्रीमेंट हुआ था, लेट्स से उसकी बुनियाद रखी गई, तो उसमें यही था कि सीज फायर होगा तमाम साइड से। मिडिल ईस्ट में तो है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अराउंड मेडिटेरेनियन ये बड़ा जुल्म हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, फ्रांस का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बिकॉज लेबान में उनका हमेशा एक असर रसूल रहा है और लेबनान वाज पार्ट ऑफ लेबान। तो ये आई थिंक दे हैव टू कम फॉरवर्ड बिकॉज उससे फिर आगे ऊपर तुर्किया इम्पैक्ट होता है, उसमें सीरिया इम्पैक्ट होगा। तो आई फील कि अल्टीमेटली ज़ायनिस्ट विल बी डिफीटेड बट विल टेक अ लॉन्ग फाइट। एक डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशनल वॉर होगी, तब ये जाके आई थिंक दुनिया में अमन और चैन आएगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ्रांस के अपने भी मकासद हैं इस जंगबंदी के पीछे, और जिस तरह से हंगामी इजलास सलामती कौंसिल का बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। अब आपको लगता है कि एक बार फिर से यही वाली कंडीशन जो लेबनान में सीज़ फायर की थी और वो ईरान की तरफ से रखी गई थी, एक बार फिर इस अमन मुआहिदे में जिसके निकात का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ये कंडीशन शामिल कर ली जाएगी?
ये आई थिंक एक तो दोनों जो आप कह रहे हैं थिएटर्स हैं सेपरेट हैं। ईरान की तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रही है या लेट्स से डिमांड थी या डिजायर थी कि सीज फायर मीन सीज फायर अलोंग ऑल द फ्रंट्स। लेकिन थोड़ा बहुत आई थिंक उन्होंने स्टेप बैक किया है। बाकी हिजबुल्लाह को डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्ट सपोर्ट आ रही होगी। तो ये दोनों आपने देखा है सेपरेटली ट्रीट हो रही है। आई थिंक लेबनान की लीडरशिप को यूएस ने भी बुलाया था, वहां पे अलग मुज़ाकरात हुए थे। तो वो एक डिस्पाइट के इनका एक इनडायरेक्ट लिंक है, लेकिन इनको डील में सेपरेटली किया जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट इज मिडिल ईस्ट में हो जाए एंड देन ऑफ कोर्स फिर देन वी लुक एट वेस्ट एशिया या जिसको मेडिटेरियन कहते हैं, चाहे गजा हो चाहे लेबनान हो सीरिया है, सारे को मिला के इजराइल को वहाँ पे एक पायदार अमन की तरफ बढ़ा जाए, बट इट विल टेक अ व्हाइल। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत की जानिब से जो भारतीय आर्मी चीफ है उनकी जानिब से ये कहना है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें ग्रेटर पिक्चर में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि दोनों तरफ से कोई ऑनस्लॉट जो है उसकी तैयारी करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अक्सर हमने हमारे पॉलिटिशियंस को भी कहते सुना था कि इसराइल अगर हम ईरान में ये सब कुछ होने देते हैं तो फिर उसका अगला हदफ नेचुरली हम होंगे। जिसमें अगर आप बैकग्राउंड देखें देन आई विल गो टू 6 इयर्स हिस्ट्री जो पिछले 5-6 साल की है, कि जो दो लड़ाइयां जो अटैक्स हुए थे, एक पाकिस्तान पे हुआ था, आपको याद है मई में, जून में ईरान पे हुआ था। सो आई ऑलवेज लिंक इट कि इधर से ज़ायनिस्ट और इधर हिंदू फाशिस्ट, एंड द एम वाज कि ये दो मिडिल पावर्स को इतना डेंट कर दें। देन दे इमेजिन के फिर इंडिया और इजराइल को क्या चैलेंज आया था अगर मुकाबला ना होता। एंड देन इस साल भी जो हुआ। अभी आए थे इंडियन आर्मी पे, इस पर हमने लिखा भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बल्कि लिखा, जब ये आई थिंक 2019 से हम काउंट करते हैं पिछले 6 साल की हिस्ट्री, बिकॉज ये करंट हिस्ट्री है। 2019 में इनको फैंटी पड़ी, पाकिस्तान ने खूब ठुकाई की, अभिनंदन को भेजा गया। 2020 में चाइना से 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया। 2025 में अभी इनकी ठुकाई हुई है। अभी आप बताएं कि एक मिलिट्री जो सो कॉल्ड 4th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट है, $110 अरब का बजट है, हाउ डज द लीडरशिप जस्टिफाई, क्या जस्टिफाई करें कि यार छोटा मुल्क भी आपको ठुकाई कर जाता है चाइना से? तो फिर मोदी साहब ने कहा ना कोई हमारी सीमा में घुस आया ना कुछ। ये बड़ा फेमस फिक्रा है, ठीक है ना, कर लिया आपने कि चाइना को आप टेक ऑन नहीं कर सकते। जयशंकर कहता है जी हाउ कैन आई टेक अ लार्जर इकोनॉमिक पावर, तो टोटली औकात है। एनीबॉडी हु चैलेंजेस, सो दिस इज आई थिंक रिटोरिक। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मई में किया है, लास्ट ईयर जून से हम सुन रहे हैं, सिंदूर 2 आ रहा है, जुलाई गुजर गया, फिर सितंबर गुजर गया, अभी सालगिरह भी होगी, तो आ जाए भाई। अभी देखें जो रिस्पांस आई थिंक अभी भी रिसेंटली पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल की आपने देखी होगी वीडियोस, उन्होंने जिक्र किया है कि सेकंड में रिस्पांस आएगा, और अलग से रॉकेट फोर्सेस कमांड इज नाउ 1000 टारगेट्स टू बी एंगेज इन हाफ एन आवर। ये मेरी इत्तला है कि उड़ा के रख दिया जाएगा भारत को अगर ये जरूरत करेंगे। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ रिटोरिक, जस्टिफाई करने अपनी आवाम को, दुनिया को बताना है जी कि हम बड़े पीस मार खान हैं, तो बात नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान का जो मुआहिदा है वो अभी तक क्यों तय नहीं पा रहा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।